वेलकम बैक नाज़रीन। सुकून रमज़ान इफ्तार ट्रांसलेशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अली, जिस तरह रमज़ान मुबारक में हमारी कोशिश होती है, हम सभी की कोशिश होती है तमाम मुसलमानों की कि उन लोगों की मदद की जाए जो मुस्तहिक हैं, ऐसे में ही भिखारी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, और ये तो एक बहुत बड़ा मसला अख्तियार कर गया है कि लाखों की तादाद में, कराची तो बिलखुसूस पाकिस्तान का वो शहर है, लाखों की तादाद में, यानी कि भिखारी भी गैर मकामी, लुटेरे भी गैर मकामी, डाकू चोर भी गैर मकामी। और सिर्फ ये अलमिया कराची का ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का बन चुका है। पंजाब भी सरफहरिस्त है जी, पंजाब में भी ज़ाहिर लाखों की तादाद में है, और वहाँ भी ये अच्छा, ये एक बाकायदा माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया है। इनके पीछे कौन है, कौन चला रहा है, इन सबको ये बेनकाब होना चाहिए। बिल्कुल, इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे अरसलान तबस्सुम ने रिपोर्ट तैयार की है सरगोधा से, वो रिपोर्ट देख लेते हैं। रमजानुल मुबारक आते ही जहां शहरी नेक कामों में इजाफा कर देते हैं, वहीं पेशावर बेकारियों की तादाद भी बढ़ जाती है। मसाजिद, बाजारों, चौराहों और शॉपिंग सेंटर के बाहर हर तरफ हाथ फैलाए अफराद नजर आते हैं। कुछ मुस्तहिक होते हैं मगर ज्यादातर मुनज़्ज़म गिरोह का हिस्सा बने हुए होते हैं। शहरियों का कहना है वो हकीकी मुस्तहिकीन की मदद करना चाहते हैं, मगर पेशावर बेकारी इनके जज्बे का फायदा उठाते हैं। बाजारों में खरीदारी करने वाले अफराद के पीछे चलना, गाड़ियों के शीशे खटखटाना और जज्बाती कहानियां सुनाकर पैसे बिटोरना आम हो चुका है। कहीं माजूरी का ड्रामा तो कहीं झूठे आंसू। पेशावर बेकारी रमजान में अपनी कमाई का नया रिकॉर्ड बनाने में लगे होते हैं। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ साथ जहां नमाजियों की तादाद में इजाफा होता है, ऐसे ही पेशावर बेकारियों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है। ये जराइम पेशा लोग और ये नशा आवर लोग होते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके जूते उठाते हैं, मसाजिद से बाज़ार में खड़े हुए लोगों की चीज़ों को चुरा लेते हैं। लिहाजा इनके सद्देबाब के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पाकिस्तान को चाहिए कि इनके लिए मुमकिन इकदाम किए जाएं। कानून के मुताबिक पेशावर बेकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, मगर जमीनी हकाइक कुछ और ही कहानियां बयान करते हैं। शहरियों का कहना है कि पुलिस और मुतलका इदारे इन बेकारियों को हटाते हैं, मगर चंद घंटों बाद वो दोबारा वहीं पर मौजूद होते हैं। खैरात असल मुस्तहिकीन तक कैसे पहुँचे? उलमाए किराम और समाजी कारकुनान कहते हैं ज़कात और सदकात असल जरूरतमंदों को दिए जाने चाहिए। मसाजिद, यतीम खानों और फलाही इदारों के जरिए मुस्तहिक अफराद की मदद की जाए ताकि यह रकम वाकई हकदारों तक पहुँच सके। सरगोधा की मेन शाहराहों पर पेशावर बेकारी माफिया का राज है। पेशावर बेकारी माफिया को कौन लगाम डालेगा, ये जानना अभी बाकी है। कैमरामैन शाहिद राजा के साथ मोहम्मद अरसलान तबस्सुम, NTN न्यूज, सरगोधा। बिल्कुल नाज़रीन, आपने जिस तरह ये पैकेज मुलाहिज़ा किया, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान भी मौजूद हैं। हमें MKM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और मेंबर भी हैं सिंध असम्बली के, और एजाजुल हक साहब ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में, और साथ ही हमें मुफ्ती नासिर अली शाह ताजी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और क्या सर मसरूफियात हैं रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में? सर अली भाई, वैसे तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदद किया इफ्तार प्रोग्राम पर। इसके अलावा आप जानते ही हैं कराची शहर के बेशुमार मसाइल हैं, इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को किसी न किसी तरीके से रिलीफ मिले। और जैसा कि जानते हैं आप भी कि सिंध में हुक्मरान जमात कायम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और इत्तेफाक से इस दफ़ा क्योंकि एक नई रविश हमने रवा रखा है कि बजट सेशन से पहले एक प्री बजट सेशन का इनेकाद किया जाए सिंध असम्बली में, जो पिछले साल देखने को नहीं मिला। तो हमने कोशिश की है कि सिंध की जो है नुमाइंदगी करते हुए, लोगों की तकलीफ़ को देखते हुए इस साल का जो बजट है वो अवामी बजट हो। हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, काविश की है कि सिंध के हुक्मरानों को और सिंध की हुक्मरान जमातों को झंझोड़ा जा सके और उससे बात की जा सके कि लोगों की तकलीफ़ क्या है। तो आजकल जो मसरूफ़ियत हमारी रोज़े के बाद, तरावी के बाद और तमाम चीज़ों के बाद रमज़ान से हट के कि प्री बजट सेशन एक चल रहा है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अल्लाह करके आज उसका अख्तिताम हुआ है। कोशिश की है कि अपने अपने हलकों की, ख़ासकर कराची शहर का जो अलमिया है और तबाही है, उसको देखते हुए इनको झंझोड़ा जाए और कराची शहर की तामीर व तरक्की के लिए, ख़ासकर कराची शहर की तामीर व तरक्की के लिए, पूरा सिंध ही तबाह है वैसे तो, और ख़ासकर कराची शहर, क्योंकि कराची शहर से पूरा पाकिस्तान वाबस्ता है, पूरा सिंध वाबस्ता है। इसलिए कोशिश की है कि वज़ीर आला साहब को और जो कंसर्न लोग हैं, पूरी हुकूमत सिंध काबीना है, उनको झंझोड़ा जाए कि कराची के हवाले से कुछ ना कुछ काम करें। अच्छा, कराची में आप ज़ाहिर एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दावे हैं और दूसरी तरफ हकायक कुछ और नज़र आते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि इतना हम काम कर रहे हैं, मेयर भी हमारा है, गवर्नमेंट भी हमारी, और इसीलिए है कि इसीलिए लोगों ने वोट दिया है तो हमने सिंध में हुकूमत बना ली। और फिर बिलखसूस सिंध के बड़े सबसे बड़े, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मेयर भी इस बार उनका आ गया, गो कि आप लोगों ने बाइकआउट किया था। तो कह रहे हैं अवाम हमारे साथ है, वो खुश है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की है जिसने भी कही है कि पीपल्स पार्टी अपने काम पे गामजन है।
अब वो ये देखना पड़ेगा कि आज से 10 साल पहले का कराची कैसा था और आज का कराची कैसा है। जब आप उसको देखते हैं कि नेगेटिव पे कहीं मार्किंग तो नहीं है, कराची शहर आज से पहले रोशनियों का शहर था, तरक्की याफ्ता शहर था, आज रोशनी कराची शहर की कहाँ चली गई, आज कराची शहर की जो वो तरक्की है वो कहाँ चली गई, कराची का जो अमन अमान था वो कहाँ चला गया, कराची के अंदर जो लोग नौकरी पेशा बसते हैं वो आज परेशान हैं, ख़ुदकुशी तक करने के लिए तैयार हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम नेगेटिव मार्किंग तो कर सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची में भरपूर काम कर रही है। बरक्स इसके कि आप इनकी तरफ से बड़े दावे किए जाते हैं, कराची शहर के जो मेयर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे ख्याल से वो कराची शहर के मेयर नहीं है, वो सिर्फ शारा फैसल जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ के मेयर हैं। उनके नज़र में औरंगी टाउन कराची नहीं है, सुरजानी टाउन कराची नहीं है, उनके नज़र में बल्दिया टाउन कराची नहीं है, उनके नज़र में लांडी जो है वो कोरंगी जो है वो जो कराची शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो शायद कराची में शुमार नहीं होते। मैं आपको बताऊं, कराची का एक एक शहरी आज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हम पहले बात करते थे कि शायद मज़ाफ़ाती इलाकों पे ये पानी के इशूज़ होंगे, आज जो कराची शहर के पोश एरियाज़ है, मैं DHA की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा, मैं क्लिफ्टन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर टैंकर माफिया काबिज़ हो चुका है। अगर कराची के मेयर काम कर रहे हैं तो ये सारे इशूज़ क्यों हैं? क्या कराची शहर आज, अपनी रिपोर्ट नहीं बता रहा हूँ मैं जाहिर सी बात है हम जो है वो मुखालिफ जमात से हैं, मैं बात कर रहा हूँ कराची शहर आज दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार नहीं किया जाता। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत दौर इक़्तिदार पे नहीं है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर कराची होने के बावजूद नहीं है। हम तो अली भाई उस टॉपिक पे अभी जाना ही नहीं चाहते कि वो किस तरीके से मेयर है। मैंने कहा देखिए, एक तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि जिन इलाकों के आपने नाम लिए पोश इलाकों के, वो कैंटोनमेंट में आते हैं, चले जी, लेकिन कराची का 60% हिस्सा अगर कैंटोनमेंट है भी, 40% पे मेयर साहब हैं, तो 40% में क्या कर लिया उन्होंने? कुछ भी नहीं। मैंने हम सवाल उठा रहे हैं और बारहा उठा रहे हैं, हम तो कंपैरिजन करते हैं कि अगर आप नहीं कर सकते, दुनिया का एक दस्तूर है कि आपको अगर कोई मर्ज लाहक है, अगर आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, अगर वो प्रॉपर इलाज आपकी जो है वो नहीं कर पा रहा है तो किसी आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, एक फिनोमेना है ये। तो इसी तरीके से अगर कराची शहर को आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, कराची शहर को आप नहीं बना पा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद, इसका मतलब है कि आपकी जो तशखीस है वो अच्छी नहीं है, आप नहीं कर सकते, कराची शहर को नहीं बना सकते। तो इसका जवाब ये है कि कराची शहर को क्यों ना उनके हवाले कर दिया जाए जिन्होंने कराची शहर को बनाया था, कराची शहर को रोशनियों का शहर बनाया था, तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार करवाया था। कराची का मेयर पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट जो है वो सबसे बड़ा मेयर कहलाया जाता था काम करने पे, क्यों ना उस जमात के हवाले कर दिया जाए? क्योंकि कराची शहर जो पूरे पाकिस्तान को फाइनेंशियली तौर पर क्यों नहीं चला रहा है 70-75%? क्या ये बात ज़्यादा आम नहीं है कि कराची शहर का एक लालू खेत का मार्केट जो है वो लाहौर शहर से ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है? क्यों आखिरकार ये जुल्म क्यों है? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो MQM पाकिस्तान हाजिर हैं। पहले भी कराची शहर को MQM पाकिस्तान ने बनाया था और अब भी कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर MQM पाकिस्तान को दोबारा मौका मिला, कि गो के MQM पाकिस्तान का मेयर नहीं आया, उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं कि हमने बॉयकॉट किया, उसके बाद इनको MQM के खैरात के ऊपर मिला है। मैं फिर आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से और इस बाबरकत महीने के तवस्सुस से कहूँगा, खुदारा कराची वालों के ऊपर रहम करें। अच्छा, इसमें एजाज भाई एक सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं आप खासतौर पर आपकी पार्टी के हवाले से कि जी MQM पाकिस्तान 22 MNAs हैं, 2 वजारतें वफाक में आपके पास मौजूद हैं, सिंध में आप ज़ाहिर अपोजिशन में मौजूद है। आम लोगों को तो नहीं पता इन बातों को। वो कहते हैं जी आप MPs हैं तो सारे 36-37 सिंध असम्बली में बैठे हुए हैं, 22 MNAs वहाँ बैठे हुए हैं, 2 मिनिस्टर हैं आपके, हमारे काम नहीं हो रहे। अली भाई 2 हिस्सों में जवाब दे देता हूँ। देखें, हमारे पास MNAs मौजूद हैं 22। अगर हमारे पास वफाकी हुकूमत भी होती, 22 MNAs नहीं, हमारे पास अगर 173 MNAs भी होते हैं और वफाक की हुकूमत हमारे पास होती तो शायद फिर भी हम सिंध में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद सूबा खुद मुख्तार है। सूबा वफाक जो है वो सूबे पर मुदाखलत नहीं कर सकता। तमाम चीज़ें 18 अमेंडमेंट के बाद वफाक से डिलीवर हो गई हैं सूबों को। अब काम है सूबों का करना। हम वफाक में बैठे हुए हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम हुकूमत पर मौजूद हैं, सिर्फ बराए जमहूरियत के हुकूमत पर मौजूद है। हमारे पास जो पोर्टफोलियो मौजूद है एजुकेशन का, क्या वो कितना सिंध हुकूमत के अंदर एजुकेशन में कितना अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है? जितना बनता है उससे कहीं ज़्यादा MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कर रहे हैं। मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ कराची शहर के अंदर, सिंध में मुतअद्दिद इलाकों में, शहरों में मुतारिफ करवा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं। इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल भाई वज़ीर सेहत बने हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इसके बावजूद कि आज सिंध में कोई हॉस्पिटल जो है वो वफाकी इदारे के मातहत नहीं है। एक जिना हॉस्पिटल था वो भी सूबे को मुंतकिल हो चुका है। हम तो बिल्कुल वो तो काम सारे सूबाई हैं।
अच्छा, सिंध के अंदर 17 साल ताकतवर तरीन हुकूमत के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुझे कोई एक यूसी बता दे, पूरे सिंध में बता दे, बना दी हो और दिखा सकें कि ये बड़ू यूसी देख लीजिए। चलिए ठीक है अली, इस हवाले से तो गुफ्तगू हम प्रोग्राम में भी करते हैं, हमारी टॉक शो ये बिल्कुल पॉलिटिकल की साइड पे, पॉलिटिक्स की साइड पे जा रहा है। एजाज साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, रमज़ान मुबारक है, यकीनन जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी मसरूफियात बढ़ जाती हैं, सर्व करना है लोगों को, लेकिन अब के रमज़ान में, अब के रोज़ों में और कुछ साल पहले के रोज़ों में क्या फ़र्क समझते हैं आप? क्या वो वक्त ज़्यादा अच्छा था, या फिर यूँ कह लें कि जब आपने पहली बार रोज़ा रखा था, आपका बचपन, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत पहले की बात कर, बहुत पहले नहीं, जिस तरह लड़कियां ऑलवेज 16, ऑलवेज स्वीट 16, इस तरह लड़के भी हमेशा बॉयज ही रहते हैं। लेकिन ये सवाल पॉलिटिशियन से नहीं बनता, क्योंकि वो एक अशार है, मुझे याद नहीं आ रहा, कि पॉलिटिशियन मेरे ख्याल से अगर उसकी उम्र एक्चुअल भी 16 है ना, फिर भी वो 100 प्लस हो जाता है। हाँ, अरे समझने वाला। क्योंकि डिफरेंसेस ये है कि जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, तब हमें टेंशन नहीं होती थी घर पे पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब हमें टेंशन नहीं होती थी इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग कब होगी, तब हमें पता ही नहीं था, सुनिएगा तब हमें पता ही नहीं था कि गैस की सप्लाई, गैस का लोड शेडिंग का इशू है या नहीं है, सियासत तो आएगी बीच में। हाँ, गैस की सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। अब एक पॉलिटिशियन बनने के बाद फर्क ये आया कि हमारे जिम्मे लाखों लोगों की जिम्मेदारियां हैं, लाखों लोगों की, शायद हम घर की तरफ देख भी नहीं सकते, क्योंकि एक घर का इशू नहीं है, लाखों घरों के इशूज हैं। आप जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, शायद कि पानी के इश्यूज हों, शायद कि इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हों। आपको भी याद होगा अपने बचपन में कभी भी हमने गैस से रिलेटेड लोड शेडिंग का इशू हमने कभी भी नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था। अब मौजूद है, अब हमारे पास शायद 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लोगों को इस बात का इदराक नहीं है और ना उनको होना चाहिए। उन्होंने हमें वोट दिया है, वो हमें लाइक करते हैं, वो हमें निजात दहिंदा समझते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम उनके मसाइल को हल करें, इसलिए शायद हमें 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। आज कराची शहर के अंदर गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, बाबरकत महीने के अंदर नहीं है, जहां पर आपकी यूटिलिटीज़ के इस्तेमाल बढ़ जाता है, यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है, पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, गैस का इस्तेमाल बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की इस्तेमाल बढ़ जाता है, इसके बावजूद हमारे पास चीज़ें नहीं है। तो इसलिए बहुत मुख्तलिफ है। वो बचपन की जो याद है, उस ज़माने में शायद हमें घर का भी फिक्र नहीं होता था। अब का जो टाइम है, हमने तो पूरे शहर की जिम्मेदारी ली हुई है, और मुश्किलात इसलिए भी बढ़ जाती है कि हमारी एक पूरी लेगेसी मौजूद है। कराची शहर को हमने अपने दौर इक़्तिदार के अंदर, एमक्यूएम के दौर इक़्तिदार के अंदर किस तरीके से सजाया, शायद लोगों को ये भी नहीं, वारदात के नहीं पता होते थे। आज तो मेरे ख्याल से जो आपने एक पैकेज अभी दिखाया, पंजाब का दिखाया गालिबन, तो पूरे पाकिस्तान से तो कराची शहर को एक किस्म का दुबई समझते हुए लोग आते हैं यहाँ पर। और जराइम क्राइम पे जो इजाफा होता है, वो एक फैक्टर ये भी है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, वो बरसरे रोजगार होने के लिए आते हैं। रोजगार का एक फैक्टर, एक सब्जेक्ट लोगों ने क्राइम जराइम को भी बना दिया है। इसके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। आपकी कंसंट्रेशन देख के बड़ी खुशी भी हो रही है कि कराची में इस तरह के नुमाइंदे मौजूद हैं जो अवाम के लिए इतना सोच रहे हैं, क्योंकि उनके हर सवाल के जवाब में सिर्फ सियासत और अवाम है कि अवाम के लिए ये नहीं हुआ और अवाम के लिए वो नहीं हुआ। आपसे भी जानना चाहूँगी कि यकीनन आप पॉलिटिक्स में आए और मसरूफियात बढ़ गई हैं, लेकिन इससे पहले पॉलिटिक्स में आने का ख्याल कैसे आया? क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको मोटिवेट जिसने किया कि आप पॉलिटिक्स में आए? देखें, आप किसी भी पॉलिटिशियन से ये सवाल करेंगे ना, शायद बहुत मुख्तलिफ जवाब मिले, लेकिन आपके सामने कोई एमक्यूएम का नुमाइंदा हो या एमक्यूएम का कारकुन हो, जिम्मेदार हो, हमने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की है। बुनियादी तौर पर एमक्यूएम से जो रिलेटेड लोग हैं, वो ख़ानदानी, आप पॉलिटिशियन नहीं कह सकते। असल पे एमक्यूएम से हमारा जीना मरना ओढ़ना बिछोना सब एमक्यूएम है। हमें खानदानी विरासत पे एमक्यूएम मिली है, सियासत नहीं मिली है, एमक्यूएम मिली है। कराची शहर के अंदर हुकूक के जंग के ऊपर एमक्यूएम कायम हुई है ना, किसी सियासी मकसद के लिए एमक्यूएम कभी भी कायम नहीं हुआ। अगर आप एमक्यूएम पाकिस्तान का पस मंजर देखेंगे कि एमक्यूएम की फॉर्मेशन कैसे हुई, तो कुछ नौजवान थे तो जिनको दाखिला ना मिलने के ऊपर ये पूरी जमात बनी है पीएमएसओ। जब उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई, जब उनको तालीम हासिल नहीं करने दिया गया, तो उनको धक्के मार के यूनिवर्सिटी से निकाला। फिर मुआजिर कौमी मूवमेंट की फॉर्मेशन हुई, जो बाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमक्यूएम बनी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बनी। देखें, कराची शहर के अंदर क्या आज पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, मैं किसी एमक्यूएम की बात नहीं करता, मैं किसी ज़बान की बात नहीं करता, कराची शहर के अंदर जो पढ़ा लिखा तबका है, पढ़ा लिखा नौजवान है, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलता हो, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, क्या वो खुश है? क्या उसको नौकरी मिल रही है? क्या आज हम फूड पांडा पे या फिर ऊबर पे या फिर करीम पे जो काम कर रहे हैं, मैं इन प्लेटफॉर्म को गलत नहीं कह रहा। आप अगर मास्टर्स किया हुआ कोई बच्चा, कोई लड़का या कोई खातून या कोई लड़की अगर फूड पांडा पे काम कर रही है, करीम पे काम कर रहा है, तो क्या आप मुनासिब
समझते हैं इसको? क्या इस जुल्म ज्यादती के खिलाफ, क्या इस हुकूक की पामाली के खिलाफ किसी ने नहीं उठना होता है? क्योंकि अल्लाह ताला ये बताता है बारहा कि अगर फिरौन कायम है तो उसके पीछे अल्लाह ताला ने मूसा भी भेजा है कहीं ना कहीं हुकूक की जंग के लिए। तो आप कराची शहर के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि हर बच्चा, हर यूथ, हर नौजवान किसी ना किसी जमात से जुड़ा हुआ है और उस जमात का नारा होता है कि वो हुकूक की पामाली जो हो रही है उसको रोकेंगे और हुकूक दिला करेंगे कराची शहर के लिए। तो जब कराची शहर का एक बच्चा जो एजुकेटेड हो, तालिबी याफ्ता हो, जो अपने इर्द गिर्द देखेगा कि उसके पास सरकारी नौकरी नहीं आ सकती, अलमिया तो ये है आजकल प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी पर्चियां चलना शुरू हो गई हैं। तो आप ऐसे हालात के अंदर हम जैसे नौजवान जिसको एमक्यूएम पाकिस्तान मुतारिफ कराती हैं, आप देख रही होंगे मेरी एज है, ये एमक्यूएम पाकिस्तान का कमाल हो सकता है कि सिंध असेंबली का मेंबर बनना हम जैसे मुतवस्सित और गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले किसी जमात का खासा भी नहीं हो सकता। जहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान हमें बाज़ाब्ता तौर पर शायद सरकारी नौकरी फराम नहीं कर सकती, तो हम जैसे नौजवानों को असेंबली के फ्लोर पर ले आके बैठा देती है कि अब जाकर आप बात करें, तमाम लोगों के लिए, ना सिर्फ अपने लिए बात करें बल्कि अपने जैसे करोड़ों लोगों के लिए बात करें। ये खास है एमक्यूएम पाकिस्तान। बहुत अच्छी बात की आपने। यकीनन एमक्यूएम से हमने बहुत सारे ऐसे नुमाइंदे देखे जो बहुत नीचे से उठ के ऊपर आए, तमाम ही ऐसे हैं। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप आए, आपने हमारे साथ बातचीत की। नाज़रीन, सादकाबाद में वेलफेयर्स की जानिब से इफ्तारी कराने का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, अकरम खान, उनसे जान लेते हैं कि आज किस वेलफेयर ने ये ऑर्गेनाइज कराया है। जी अकरम। माह रमज़ान जिसमें अक्सर अफ्तारियों का एहतमाम किया जाता है, तो आज कार कमाल वेलफेयर की तरफ से अफ्तारी का एहतमाम किया गया। तो मेरे साथ एक कारकुन मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, बताएं हमें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 5 साल से जो है कार कमाल की तरफ से अफ्तारियाँ करवाई जाती हैं। रोज़ाना बेसिस पे माशाल्लाह 1000+ पर्सन को अफ्तारी करवाई जाती है। रहीम यार खानपुरे में हमारी 10 रीजन हैं जिसमें रोज़ाना बेसिस पे 500+ को अफ्तारी करवाई जाती है। टोटल किया जाए तो 3000+ करते हैं हम अफ्तारी। और इस तरह हम संजरपुर में ये हमारी फर्स्ट अफ्तारी है जिसमें हमने 1500+ पर्सन का ये दस्तरखान लगाया है। लेकिन इसके अलावा संजरपुर इस दफ़ा माशाल्लाह सहरी करवा रही है 150+ पर्सन को रोज़ाना बेसिस पे। ठीक है, हमारी माशाल्लाह 19 सहरियाँ हो चुकी हैं और इंशाल्लाह सुबह 20वीं सहरी होगी। और इसी तरह इंशाल्लाह ये नौजवान जो है हमारे साथ इस कार कमाल में हिस्सा बने हुए हैं और ये काम करते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह 5 साल से हमारी ये चल रही है। हर रमज़ान में ही हमारी रोज़ाना बेसिस पे इफ्तारी हो रही है। कोई दिन ऐसा नहीं है हमारा रमज़ान के 30 दिन जिस दिन हमारी इफ्तारी मिस हो। जिस तरह कभी हमारी सादकाबाद में होती है, कभी रहीम खान में होती है, कभी साजा, कभी खानपुर, लियाकतपुर, आबादपुर, कोर्समा रीजन, इस तरह हमारी 10-12 रीजन है रहीम खान में। इस तरह हमारी कार कमाल माशाल्लाह 65 शहरों में काम कर रही है, जिसमें हमारे काफ़ी शहर हैं। लाहौर हो गया, चीचावतनी हो गया, हरुणाबाद हो गया। ठीक है, जिनका कहना है कि हम 5 साल से जो है सहरी अफ्तारी का एहतमाम कर रहे हैं और आज जो है 1500+ लोगों की अफ्तारी का एहतमाम किया गया है। जी।